जय हिंद, वंदे मातरम। इंट्रोडक्शन। रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, एक रिच और दूसरे पुअर। एक हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे। वे पीएचडी होल्डर थे। उन्होंने 4 साल का पीएचडी का कोर्स 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं पास भी नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल थे। दोनों ने ही ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए। लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका पेमेंट बाकी था। दोनों ही डैडी पावरफुल, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे एडवाइस दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की एडवाइस नहीं दी। दोनों ही एजुकेशन पर जोर देते थे, लेकिन उन्होंने स्टडी के लिए एक जैसे सिलेबस की एडवाइस नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी एडवाइस मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दोनों डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक रिच आदमी का और दूसरे पुअर आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। प्रॉब्लम यह थी कि रिच डैड उस समय रिच नहीं थे और पुअर डैड उस वक्त पुअर नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु मनी के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे मनी का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे मनी की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो पावरफुल डैडियों की अलग अलग एडवाइस से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर मनी के रिलेशन में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो ये कहना ज्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। या ये कहकर उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता, उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रोसेस में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से संभव नहीं था। रिच लोग ज्यादा रिच बनते हैं और पुअर लोग ज्यादा पुअर, तथा मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। पुअर पेरेंट्स अपने बच्चों को मनी के बारे में क्या सिखा सकते हैं, वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो पुअर व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से मनी का सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में फाइनेंशियल योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर मनी के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भी राष्ट्रीय कर्ज है, वे काफी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो हाईली एजुकेटेड पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट ऑफिसर फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, उनको मनी को मैनेज करने की नॉलेज बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक व चिकित्सीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या गवर्नमेंट पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का मनी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा। देश कैसे बचेगा अगर मनी के बारे में बच्चों को सिखाने का काम पेरेंट्स के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही पुअर है या फिर पुअर होने वाले हैं। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की हैबिट थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता,
दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सवाल पूछने से आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे पावरफुल कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे मेरे दिमाग की पावर हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसको व्यायाम कराता हूँ। ये जितना ज्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे कमाता हूँ। वे मानते थे कि ऑटोमेटिक ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की हैबिट थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की हैबिट थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा ये निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज्यादा कमजोर होते गए। इसे इस तरह समझे, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने के लिए जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन ना करने वाले लोगों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो। दूसरे कहते थे रिस्क को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी एसेट है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे, जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का मानना था कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे, जो सेना में चले गए थे और 20 साल की एक्टिव सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी काफी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि ये मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने इन्वेस्टमेंट उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी जॉब खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और फाइनेंशियल योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को जॉब दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे ये एनालिसिस करने का अवसर मिला कि अलग-अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग-अलग असर होता है। मैंने ये गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और आगे चलकर उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही मानते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना परमानेंट नहीं है, गरीब होना परमानेंट है।
मेरे गरीब डैडी कहते थे पैसों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसा ही पावर है। हमारे विचारों की पावर को कभी मेजर नहीं किया जा सकता, ना ही उसके इफेक्ट को पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे पुअर डैडी के गरीब होने का कारण ये नहीं था कि वे पैसे कम कमाते थे। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही एजुकेशन और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग-अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार-बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब ये डिसीजन लेना भी था कि मैं अपने पुअर डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की बड़ी-बड़ी डिग्रियां थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि है। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राह अलग-अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राह एक जैसी पत्तियों से ढकी थी, जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह! मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था मैं वहाँ कभी लौट पाऊँगा। मैं आह भरकर ये कहूँगा, आज से युगों-युगों बाद एक जंगल में दो राह अलग-अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फ़र्क पड़ा। इतने बरसों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे हाईली एजुकेटेड डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानने का निर्णय दुखद था। लेकिन ये एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने ये फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं वह सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था, जो वे अक्सर मेरी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा पावर का एक स्वरूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं चलता है। इसका कारण ये है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे रिच डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए, वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हो, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे, जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। ये बुक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है, जितनी सरलता से रिच डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।